काफ़ी कंपटीशन में देखा है, अगर जिसको लगता है ना कि मैं फर्स्ट आया हूँ और उसको सेकंड प्लेस दे देते हैं तो वहाँ पे लड़ाई हो जाती है। नहीं, क्या वो ठीक है? वो ठीक नहीं है। जजेस का जो लास्ट जो डिसीजन है वो ठीक है, मैं हर बार वही मानता हूँ। और जो और एथलीट्स हैं उनको भी यही करना चाहिए। तो लड़ाई वड़ाई करने से कोई फ़ायदा नहीं है। नहीं कोई मेडल निकाल के फेंक रहा है। नहीं, ये गलत है। ये सब 3 महीने की साइकिल चलाते हैं, ये सब करते हैं, 4 महीने 5 महीने में हो जाते हैं। तो वो नेचुरल का भी एक अलग गेम है। जो हम 3 महीने 4 महीने में कर रहे हैं वो लोग सालों साल में करते हैं ऐसा, और उनका टेस्ट भी होता है, सब चीज़ होती है। तो ये सब बातें ठीक नहीं लगती मेरे को, जो सामने बोलते हैं कि नहीं ये नेचुरल नहीं है, इसने कुछ लिया है। अरे वो यार इतनी डिसिप्लिन से इतना पैसा खर्च करके वहाँ पे आया, और किसी के वो लोग देखो वो। तो जय श्री रमेश भाई को, तो कैसे आप लोग, आई होप सब बड़े होंगे, फिट होंगे। मैं ऋषु, आज हमारे गेस्ट हैं सचिन भाई। सचिन भाई कैसे हो? बढ़िया, आप कैसे हैं? मैं बढ़िया। और कुछ बताओ अपने बारे में। अपने बारे में क्या बताना यार, कि मतलब जब से मैंने फिटनेस लाइन में आया हूँ तो काफ़ी बेटर हो गई है लाइफ। ठीक है, जब अगर एक फिटनेस लाइन में रहना है तो उसे अपने काम की तरह नहीं लेना किसी को भी। ये सबके लिए मैसेज है, जो नॉर्मल वर्कआउट करते हैं वो भी, और जो अपने वर्कआउट को बहुत सीरियस लेते हैं उनके लिए भी, कि इसको काम की तरह नहीं देखना है कभी भी, इसको अपना लाइफस्टाइल बनाना है। उससे क्या है कि अपने जैसे कि कोई मेडिकल इश्यूज़ होता है उनसे भी दूर रहेंगे सब लोग, और फिट भी रहेंगे काफ़ी। आपको मतलब कितने साल हो गए एक्सरसाइज करते हुए? मुझे तो एक्चुअल में 15 ईयर्स हो गए एक्सरसाइज करते हुए, बट जो मैं अभी प्रोफेशनल तरीके से जो कर रहा हूँ वो मेरे को 8 ईयर 7 ईयर के अराउंड हो गए। तो इससे पहले आप क्या करते थे जब आपने एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं की थी? एक्सरसाइज से पहले तो मैं एक ऑफिस बॉय था, उसमें तो ऑफिस वर्क करता था। तो वहाँ पे मतलब नॉर्मल छोटा मोटा काम ही करता था। तो मेरी मतलब स्टार्टिंग से ही जो बॉडी जो फिटनेस थी तो वो थोड़ी बनी हुई थी। मैं हल्का फुल्का जिम करता रहता था, मतलब किया छोड़ दिया। तो मुझे काफ़ी लोगों ने सजेस्ट भी किया कि तेरी बॉडी अच्छी है, थोड़ा सा इस पर ध्यान दोगे तो। मतलब उस टाइम आप रेगुलर नहीं थे जिम में? रेगुलर नहीं था, और कुछ शिफ्ट इतनी लंबी हो जाती थी तो उसमें फिर हिम्मत नहीं रहती थी करने की कुछ, कि अब आगे वर्कआउट करूँ या रेस्ट करूँ या डाइट करूँ। तो फिर मतलब वो मोटिव नहीं था कुछ करने। तो उस टाइम आप कौन सी जॉब करते थे ऑफिस में? ऑफिस में जैसे मैं मिनिस्ट्री में जॉब करता था। मैं जो विलासराव देशमुख जी थे, मैं उनके साथ में उनके ऑफिस में जॉब करता था वहाँ पे। जैसे सर ने कोई फाइल दे दी साइन करके, वो दूसरे सर को दे के आना। अच्छा। तो मतलब बस यही वर्क था। तो आपने स्टार्टिंग में ये सोचा होगा कि मैं सिर्फ एक्सरसाइज करूँगा, है ना? यही सोचा होगा ना? बस एक्सरसाइज करनी है। तो बस फिर यही सोच रहा। ये कैसे आपने इसको प्रोफेशन कैसे बनाया? प्रोफेशनल ऐसे बनाया, एक मेरा फ्रेंड है, वो मैं क्या बोलूँ उसके बारे में, मुझे गाली भी देता था, समझाता भी था कि तू, मतलब वो ट्रेनर था तो उसने मुझे समझाया कि तेरी बॉडी शेप ठीक है। बहुत बार गाइड करता था मेरे को कि चल मैं तेरे को लगवा देता हूँ। तो उसने मुझे अपने पास में लगवाया था जिम के अंदर, H2O जिम था प्रीतमपुरा में। उसने असिस्टेंट ऑफ ट्रेनर मेरे को वहाँ पे लगवाया था डायरेक्ट। डायरेक्ट ट्रेनर? डायरेक्ट, हाँ ट्रेनर। क्योंकि जो ऑनर था वो मेरी बॉडी को देख के थोड़ा इंप्रेस हो गया था कि भाई इसको तो हेल्पर तो नहीं रखेंगे, इसको असिस्टेंट ऑफ ट्रेनर रखते हैं। तो उसने फिर मेरे को डायरेक्ट ये जॉब दी। तो फिर मैंने धीरे धीरे अपनी डाइट को पकड़ना स्टार्ट किया, वर्कआउट को सीरियसली लिया, फिर धीरे धीरे बॉडी आगे बढ़ती चली गई। सबसे पहले आपका मतलब जब आपने कॉम्पिटिशन खेला तो वही, हाँ, है ना? तो आपने मैन फिजिक का खेला था या बॉडी बिल्डिंग का? मैन फिजिक ही खेला था मैंने सबसे पहले। मैन फिजिक एशिया खेला था, उसमें मेरी 4th प्लेस आई। तो उस टाइम पे मतलब इतनी ना कोई पोजिंग करनी आती थी, मुझे कॉन्फिडेंस यही था कि एक बार स्टेज पे चढ़ जाता हूँ, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। फिर भी चलो वहाँ पे 4th प्लेस मेरी आ गई थी मेरी बॉडी शेप को देख के। फिर मैंने नेक्स्ट ईयर बहुत अच्छी तैयारी करी। तो उस टाइम पे फिर मैंने 7 कंपटीशन करे, तो उसमें से 3 मेरे ऑल ओवर टाइटल आए, 3 गोल्ड भी आ गए। फिर मुझे और अच्छा लगा, फिर मैंने और ज़्यादा अच्छी डाइट करी, अपने वर्कआउट को सीरियस लिया, तो धीरे धीरे फिर ऐसे आगे बढ़ता चला। वैसे हमारे काफ़ी लोगों को पता नहीं कि मैन फिजिक प्लेयर और बॉडी बिल्डिंग प्लेयर में डिफरेंस क्या है? बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। मैन फिजिक की क्या होती है, खूबसूरती देखी जाती है कि उसकी बॉडी खूबसूरत होनी चाहिए, ना कि बल्कि होनी चाहिए बहुत ज़्यादा। और बॉडी बिल्डिंग का ये होता है कि उसमें साइज़ भी चाहिए और खूबसूरती भी चाहिए, दोनों चीज़ चाहिए होती है उसमें। मतलब बॉडी बिल्डिंग डिफिकल्ट है? बहुत डिफ़िकल्ट है। मैन फिजिक तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं बोलूँगा मैं उसको, क्योंकि चलो अब तो फेडरेशन के बहुत सारे फेडरेशन के ऐसे रूल्स वगैरह चेंज हो गए, अपनी थाई भी दिखानी उसमें ज़रूरी है, पहले नहीं था। लेकिन अब वो भी डिफ़िकल्ट होता जा रहा है बहुत ज़्यादा मैन फिजिक। मैंने सुना था कि मैन फिजिक में आपकी वेस्ट पतली होनी चाहिए और अपर बॉडी बड़ी होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक सुना है। वेस्ट
हमारी स्मॉल होनी चाहिए और जो वी शेप होनी चाहिए ऊपर से ब्रॉड होनी चाहिए। ब्रॉड होनी चाहिए। और बाइसेप, ट्राइसेप, शोल्डर बहुत ज़्यादा बल्कि नहीं होने चाहिए, फिनिशिंग में होने चाहिए बिल्कुल। तो उसमें उसके पॉइंट देखे जाते हैं और मेन होता है कि अपने आप को खूबसूरती से पेश करना है, लाइक मतलब पोजिंग बहुत अच्छी करनी है, तो जजेस वो ज़्यादा नोटिस करते हैं। और जब जब मतलब जिस दिन आपका कॉम्पिटिशन होता है और आपको उससे पहले आप क्या क्या चीज़ अवॉइड करते हैं? सारी चीज़ें अवॉइड करनी होती है कार्ब्स तो, मतलब जैसे 1 वीक पहले ही सारे कट कर दिए जाते हैं। जैसे अगर मैं राइस अगर 100 ग्राम ले रहा हूँ बॉईल करके तो वो 50 ग्राम हो जाते हैं। अगर चिकन में 250 ले रहा हूँ तो वो 150 पे आ जाता है। और जैसे बनाना है तो एक दिन बनाना हटा दिया, फिर नेक्स्ट डे एप्पल हटा दिया उसमें से, फिर उसके नेक्स्ट डे ड्राई फ्रूट हटा दिए, फिर धीरे 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 करके सब चीज़ें कम कर दी जाती है। उसमें सैलेड भी हटानी पड़ती है, फिर राइस जैसे 2 चम्मच हो गए घर के मतलब सैलेड नॉर्मल, इसलिए कि वाटर कम हो जाए। बस हाँ वही। और थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे वाटर धीरे धीरे इनटेक कम हो जाता है उसमें, जैसे 2 लीटर, 1 लीटर, फिर हाफ लीटर। फिर जिस दिन कंपटीशन होता है उस दिन अगर आपको प्यास लग रही है तो फिर हल्का सा चम्मच से सिर्फ गला गीला करने के लिए, नहीं तो नहीं पीना पानी। और एक बात मैंने और सुनी है बॉडी बिल्डिंग में, जैसे अगर किसी का कॉम्पिटिशन होता है ना तो वो 1 महीने पहले से नहाना छोड़ देता है। नहीं ऐसा नहीं क्यों? नहीं, ये कोई मिथ ऐसा है? ये तो ऐसा तो कुछ मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि मैं तो अच्छी तरह फ्रेश होके जाता हूँ अपना जैसे आपने भी competition- सुना है ये चीज़? नहीं, मैंने कई लोगों के उसमें इंटरव्यू में देखा है कि मैं नहाना छोड़ देता हूँ उससे स्किन अच्छी हो जाती है, लेकिन मेरा ऐसा मानना नहीं है। मैं जब भी अपने कंपटीशन में जाता हूँ रेगुलर ही नहाता हूँ, और जब कंपटीशन भी करना होता है तब भी अच्छे से फ्रेश होके नहा के तभी जाता हूँ। वैसे कंपटीशन के टाइम में आपकी डाइट क्या रहती है और उससे नॉर्मल, उससे पहले क्या रहती है नॉर्मल डे में? देखो, नॉर्मल डे में भी मैं शुगर तो बहुत कम लेता हूँ, वैसे मुझे स्वीट बहुत पसंद है, लेकिन अब प्रोफेशनली ये हो गया है तो मैं बिल्कुल लेना मैंने बंद कर दिया। चाय मैं नहीं पीता हूँ, बहुत टाइम से मैंने चाय 1 साल 1.5 साल हो गया मैंने चाय नहीं पिए, और स्वीट भी मतलब काफ़ी टाइम हो गया मेरे को लिए हुए। और जब मेरा कंपटीशन का टाइम आता है तो मैं बिल्कुल भी नहीं लेता हूँ। जैसे अपने नॉर्मल कोई फ्रूट हो गया, वो तो नेचुरल स्वीट होते हैं तो वो तो मैं ले लेता हूँ कभी कभी, बट वैसे स्वीट नहीं लेता हूँ बिल्कुल। कभी आप इस लाइन में डीमोटिवेट हुए हो? डीमोटिवेट हुआ हूँ, 1-2 बार कंपटीशन में ही हुआ हूँ। मुझे लगता था कि मैं जैसे फर्स्ट मेरी आ सकती थी तो मुझे फर्स्ट ना देके वो किसी और को दिया, लेकिन चलो ठीक है, हार जीत चलती रहती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि सामने दिखता है, सामने वाला पब्लिक शोर मचा रही है कि हाँ भाई नहीं इसका फर्स्ट है, और तो वहाँ पे बस ये डिमोटिवेट हुआ हूँ। मैंने ये कॉम्पिटिशन में देखा था आपके, जो पिछले कॉम्पिटिशन में आपसे मिला था गोविंदपुरी में। हाँ जी, हाँ जी। वहाँ पे 2 कैटेगरी के नाम चिल्ला रहे थे, एक तो 25 जी, नंबर जी, आपका हाँ। बैच नंबर था, हाँ जी, हाँ जी। एक 24 उसका था। हाँ, तो मतलब पूरे उस ऑडिटोरियम में ऑडिटोरियम में, 24 और 25 25 की ही चिल्ला रहे थे announcement लोग। हो रही थी, जी जी। तो जब 24 को सेकंड प्लेस दी गई और आपको फर्स्ट दी गई, तो आपने उस टाइम ऐसे जब वो चिल्ला रहे थे तो आपने क्या सोचा था किसकी प्लेस नहीं, आएगी? मैंने कुछ नहीं सोचा इस बारे में, मैं कभी नहीं सोचता। मैं डिसीजन में पब्लिक के ऊपर नहीं छोड़ता। मेरे जो सामने जजेस बैठे हुए हैं वो बहुत एक्सपीरियंस वाले होते हैं सब लोग, तो सारा डिसीजन देखो उनके हाथ में होता है। और वो जिसको सबसे ज़्यादा वॉच कर रहे होते हैं ना वो फर्स्ट होता है। तो उन्होंने स्टार्टिंग से ही मेरे ऊपर नज़र बनाई हुई थी, और जब मेरे को फर्स्ट राउंड में उन्होंने मेरे पीछे भेजा ना कि आप पीछे चले जाओ, तो मैं समझ जाता हूँ इतने सारे कंपटीशन मैंने खेले हुए हैं तो इतना तो एक्सपीरियंस मेरे को हो मतलब गया। अगर फर्स्ट राउंड में आपको पीछे भेज दिया थोड़ी देर के लिए, हाँ, वो कंपैरिजन के लिए होता है कि अच्छा। फर्स्ट या सेकंड ये तो है ही है, बाकी इसमें से देख लेते हैं हमें इसमें से सेकंड या फर्स्ट किसको करना है, ये होता है उनका मोटिव। आपके साथ कभी किसी गेम में चीटिंग हुई है? चीटिंग हुई है, अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया ना एक, मेरे को ऐसा लगा था कि मेरी वहाँ पे फर्स्ट आनी चाहिए थी, बट वहाँ पे मेरे को सेकंड थी। मतलब पब्लिक भी काफ़ी मेरे उसमें सपोर्ट में थी काफ़ी, और जो जजेस थे उन्होंने भी बाहर जाके बोला कि फ़र्स्ट आपके थे, लेकिन हो सकता है जज के ऊपर भी कोई प्रेशर हो सकता है। वैसे मैंने काफ़ी कॉम्पिटिशन में देखा है, अगर जिसको लगता है ना कि मैं फर्स्ट आया हूँ और उसको सेकंड प्लेस दे देते हैं तो वहाँ पे लड़ाई हो जाती है। नहीं नहीं, क्या वो ठीक है? वो ठीक नहीं है। जजेस का जो लास्ट जो डिसीजन है वो ठीक है, मैं हर बार वही मानता हूँ, और जो और एथलीट्स हैं उनको भी यही करना चाहिए। तो लड़ाई वड़ाई करने से कोई फ़ायदा नहीं है। नहीं, जो कोई उन्होंने- मेडल निकाल के फेंक रहा नहीं है। नहीं नहीं, ये गलत है। ये सब देखो बेकार की चीज़ें हैं, फालतू में बदनाम करने वाली चीज़ें होती है फेडरेशन को और कंपटीशन को भी। तो ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। जो डिसीजन दिया है वो ठीक है मेरे हिसाब से। अगर गलत डिसीजन दे रहे हैं फिर भी जजेस जो देख रहे हैं वो कुछ सोच समझ के ही करते हैं जो भी करते हैं, तो मेरे हिसाब से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। अब बाद में जाके उनको कुछ अकेले में बोल सकते हो, लेकिन पब्लिकली सामने गलत में है। वो ठीक नहीं है। हाँ, मैंने सुना है कि उसको बैन भी कर देते हैं उस फेडरेशन से। फेडरेशन बैन कर देती है, उसका बिहेवियर देखा जाता है, फिर वो जो दूसरे एक्चुअली में ये सारी फेडरेशन में जुड़ी हुई है,
सब जगह एक ही मतलब एक ही चीज़ चलती है, चैन तो एक ही है सारी के साथ, तो सब जगह कहीं ना कहीं एक दूसरे को फेस करना ही होता है, तो मेरे हिसाब से वो ठीक नहीं है। आपके हिसाब से इंडिया की सबसे बड़ी गेम कौन सी है जिससे बंदा पॉपुलर भी हो जाता है? फेडरेशन कौन सी है ऐसी? ऐसे तो शेरू क्लासिक है हमारी सबसे बड़ी गेम। नहीं, मैंने उसमें सुना है शेरू क्लासिक में भी चीटिंग होती है। उसमें तो देखो वो सामने ही दिखाई देती है, वो होता है उसमें, मैंने भी काफ़ी देखा भी है और सुना भी है, उसमें तो सामने होता ही है, वो सबको दिखता है। बट मैं उसके बारे में कुछ बोलना नहीं चाहूँगा, बहुत बड़ी गेम है, बहुत बड़े जजेस बैठे होते हैं वहाँ पे, उनके लिए कुछ बोलना तो ठीक नहीं है। और जैसे खान क्लासिक बहुत बड़ी गेम है, और काफ़ी सारी होती है। अब तो मिस्टर इंडिया, मिस्टर एशिया तो देखो हर फेडरेशन कराती ही रहती है, कोई ना कोई चलता ही रहता है। देखो गेम कोई छोटी बड़ी नहीं होती है मेरे हिसाब से। अब जब आप स्टेज पे चढ़ गए हो ना, तो आपके लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट वही है कि आप स्टेज पे चढ़ के पब्लिक के सामने अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो मेरे हिसाब से तो वही है। जब आप डीमोटिवेट होते हो कॉम्पिटिशन के टाइम पे, तो आपको मोटिवेशन लाने के लिए आप कुछ करते हो ऐसा कि हाँ मैं मोटिवेशन हो रहा हूँ? या देखो इसमें मेरे जो गुरुजी हैं पूरन सर, उनका बहुत बड़ा हाथ है। अभी मैं लास्ट कंपटीशन खेला था तो वहाँ पे कुछ बात हो गई थी, तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि कोई बात नहीं सचिन, गेम छोटी बड़ी चलती रहती है और ये सब होता रहता है, तो डीमोटिवेट नहीं होना है, तू जैसे अपनी गेम कर रहा है तू वैसे ही करता रहे। ऐसे बहुत सारे स्टेज आएंगे तेरे सामने, तो वहाँ पे हमने अपना बिहेवियर ख़राब नहीं करना है, हम जैसे हैं हमारे को वैसे ही लेकर चलना है सामने। तो उनका बहुत बड़ा सहयोग है मेरे साथ में, तो उनका थैंक्स बोलता हूँ मैं, तो वही यहाँ तक लेके आए हैं मेरे को। अच्छा, मतलब छोटे से एंड तक? बड़े तक वही लेके आए हैं मेरे को, पूरन सर जी, पूरन गायकवाड़ उनका पूरा नाम है, तो उनका बहुत सपोर्ट रहता है मेरे को हर तरीके से। तो मैंने एक बात और सुनी थी कि बॉडी बिल्डिंग जो होती है, एक होती है नेचुरल बॉडी बिल्डिंग, उसमें भी एथलीट होते हैं, लेकिन उसमें भी ना कुछ लोग पकड़े जाते हैं कि नेचुरल नहीं है, ऐसा भी है कुछ? नहीं, देखो ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली क्या होता है, देखो नेचुरल जो लोग करते हैं ना, वो सालों साल अपनी तैयारी करते हैं, ठीक है, इसलिए वो इतने शेड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा इतनी रिप्ड हो जाती है बॉडी। वो कोई 3 महीने की, जैसे हम लोग 3 महीने की साइकिल चलाते हैं, ये सब करते हैं, 4 महीने 5 महीने में हो जाते हैं, तो वो नेचुरल का भी एक अलग गेम है। जो हम 3 महीने 4 महीने में कर रहे हैं, वो लोग सालों साल में करते हैं ऐसा, और उनका टेस्ट भी होता है, सब चीज़ होती है। तो ये सब बातें ठीक नहीं लगती मेरे को, जो सामने बोलते हैं कि नहीं ये नेचुरल नहीं है, इसने कुछ लिया है। अरे वो यार इतनी डिसिप्लिन से इतना पैसा खर्च करके वहाँ पे आया है, और किसी के वो लोग देखो वो बोलते हैं जिन्हें बॉडी बिल्डिंग का खा भी नहीं पता, वो लोग टिप्पणी करते हैं इन बातों पर। तो मेरे हिसाब से वो अपनी जगह ठीक है जो नेचुरल होते हैं, और जो अपना साइकिल चला के आते हैं वो अलग है, उनका अलग गेम है। एक तो काफ़ी लोग हैं जो मतलब मेरी एज के 19-20 साल 21 साल के, साइकिल तो चला रहे हैं वो, लेकिन वो अपने आप को नेचुरल बताते हैं, वो मतलब डरते हैं कि बताने में भी मैंने साइकिल चलाई है। नहीं देखो, जो लोग साइकिल चला रहे हैं वो क्लियर बोलो कभी मैं साइकिल चला दूँ, मैं साइकिल चला रहा हूँ मैं, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है 30 के बाद हमारी बॉडी थोड़ी स्लो हो जाती है, ठीक है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा स्लो हो जाता है, नेचुरल टेस्टोस्टेरोन लेवल जो होता है वो बनना थोड़ा कम हो जाता है, तो उसके बाद नॉर्मल डाइट काम नहीं करती है। तो हमें फिर ये कुछ स्टेप लेने पड़ते हैं इसके लिए। अगर हमें एक डिसिप्लिन के साथ में करना है और सीरियस स्टेज पे लेके जानी है, वो चीज़ लेके जानी, तो ये चीज़ें ज़रूरी है, और बिना उसके हमारी बॉडी नहीं जा पाएगी आगे। नेचुरल जो आजकल के बच्चे हैं जो 15 साल 25 साल के बीच में, उनकी बॉडी बन जाती है नेचुरली, बट उनका भी यार बहुत बड़ा एफर्ट होता है, वो करते हैं अपना सालों साल अपनी तैयारी करते हैं, तो नॉर्मली होती है चीज़ें भी। एक मतलब नॉर्मल बच्चे को एक्सरसाइज करने के लिए कितनी एज में उसे जिम में कदम रखना चाहिए? देखो अब तो इसमें कोई एज तो नहीं है, मैं 15 ईयर के 14 ईयर के 13 ईयर के भी बच्चे देखता हूँ। मैंने 10 साल के बच्चे भी देखे हैं जो एक्सरसाइज कर रहे हैं जिम में। नहीं, उन्हें एक्सरसाइज करनी चाहिए, करनी चाहिए, लेकिन मतलब उनका देखो कोई टारगेट नहीं होता है, उन्हें अपने फिट रहने के लिए करना चाहिए, अपनी ग्रोथ को लेकर करना चाहिए, ओवरवेट नहीं करना चाहिए बहुत ज़्यादा। जैसे आजकल के बच्चे यूट्यूब देख के कुछ भी देख के डेड लिफ्ट मार लेते हैं, ये सब चीज़ें मैं नहीं उनको अलाउड करूँगा। मेरा मैसेज यही रहेगा उनके लिए कि अपने नॉर्मल एक्सरसाइज करें, लाइट वेट करें, और अपने आप को धीरे धीरे आके लेके आए, क्योंकि ये देखो कोई 3 महीने की 4 महीने की गेम नहीं है, ये कम से कम 5 साल 6 साल 3 साल इतना टाइम लगता है अपने आप को समझने के लिए, सिर्फ कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे वेट उठाना है, कैसे डाइट करनी है, तो एकदम से समझ नहीं पाएगी। आजकल के बच्चे क्या करते हैं कि यूट्यूब देख के डाइट भी देख लेते हैं, इंस्टाग्राम देख के इसने ऐसे किया तो मैं भी ऐसे ही करूँगा, तो ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। मतलब इंस्टाग्राम और रियलिटी में फ़र्क है? बहुत फ़र्क है रियलिटी में। देखो जो इंस्टाग्राम पे अगर मैं ही हूँ, मैं अपनी कोई बेस्ट चीज़ पोस्ट करूँगा उस पर, तो मेरी बेस्ट है ना वो, सबकी तो नहीं है, सबका बॉडी टाइप अलग अलग होता है, तो वो सबको सूट नहीं करती, सबका बॉडी टाइप अलग है, मेटाबॉलिज्म सबका अलग अलग काम करता है, तो उसके हिसाब से करना चाहिए सबको। और जो मतलब नॉर्मल बच्चे एक्सरसाइज करते हैं, कहते हैं कि ना
एक्सरसाइज करने से हाइट छोटी हो जाती है, ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं है, लेकिन अभी मैंने जैसे बताया ना कि ओवरवेट नहीं करना है बहुत ज़्यादा, नॉर्मल अपने फिट रहने के लिए अपनी एक्सरसाइज करनी है, हल्का फुल्का, तो धीरे धीरे आगे बढ़े। एकदम से ना सोचे कि मैंने बस उसने इतना वेट उठा लिया तो मैं भी इतना वेट उठाऊंगा। देख नहीं, देख के उठाते लोग। जितनी अपनी औकात है उतना ही वेट उठाना चाहिए, उससे ज़्यादा कभी मत उठाओ, नहीं तो इंजरी आपको होगी, आप 3 महीने अपने घर में बैठ जाओगे और कोई फ़ायदा नहीं, और आगे ही पता नहीं क्या कुछ करोगे या नहीं कर पाओगे। लेकिन ये एक चीज़ मैंने देखी है, जैसे मेरी हाइट छोटी है, आपकी हाइट लंबी है, जितनी जल्दी मैं मसल मास गेन कर लूँगा और आपको उसमें टाइम लगेगा मसल मास गेन करने में, ऐसा बिल्कुल क्यों? टाइम लगेगा, लेकिन उसमें देखो 2 फर्क भी है ना। जिसकी हाइट छोटी होगी उसकी जो चलो मसल मास बढ़ भी जाता है अगर तो, लेकिन वो और ज़्यादा छोटा लगेगा उससे, हाइट छोटी लगेगी। ठीक है। और लंबे का क्या होता है, थोड़ा लेट आता है, हाँ। लेकिन वो खूबसूरती के साथ आता हाँ, है, और बड़ा दिखता है, वो दूर और से अलग ज़्यादा- दिखता है हाँ, वो। और ज़्यादा अच्छा दिखता है वो। लेकिन मैं तो दोनों एथलीट की ही मतलब रिस्पेक्ट करता हूँ कि वो कर रहा है तो उसका भी बहुत बड़ा एफर्ट है इसके अंदर, जिसकी हाइट छोटी है, कि उसको भी पसंद है करना, कि भाई मेरे को करना चाहिए। दोनों का अलग अलग है मोटिव, है करना तो दोनों को ही चाहिए वैसे। और क्या इस लाइन में शॉर्टकट लेना ज़रूरी है? काफ़ी लोग शॉर्टकट ले लेते हैं। नहीं, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, पहले अपने आप को टाइम दो थोड़ा। आजकल के बच्चे जैसे कोई भी आता है कि सर मुझे क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, कोई भी स्टेज होती है जब स्टार्टिंग में, अब पहले 1-2 महीने आपको नॉर्मल एक्सरसाइज करनी है, पहले 1-2 महीने, उसके बाद फिजिक को देख के देखो, एक तो क्रिएटिन और प्रोटीन, बस ये चीज़ें मैं रिकमेंड करूँगा, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। क्रिएटिन हम अगर सालों आपका साल चला कोई- सकते हैं? नहीं, सालों साल नहीं चलाना चाहिए, बीच में गैप भी देना ज़रूरी। आप 3 मंथ चलाओ, उसके बाद गैप दे दो। प्रोटीन आप रेगुलर चला सकते हो। प्रोटीन देखो नॉट ए सप्लीमेंट, वो एक आपकी डाइट है, अच्छी डाइट है, वो एक अच्छी मील के अंदर ऐड होता है। जो हम लोग जो प्रोटीन पीते हैं वो भी दूध से और पनीर से बनता है वो, तो वो आप रेगुलर भी पी सकते हो। वो मैं एक, अगर कोई वर्कआउट नहीं भी कर रहा है, अपने पार्क में वॉक कर रहा है या योगा कर रहा है, वो उनको भी लेना चाहिए मेरे वो भी ले हिसाब से। सकते हैं प्रोटीन? बिल्कुल ले सकते हैं, उसमें वो तो नेचुरली है, उसमें कोई साइड इफेक्ट तो है नहीं उसका। चाहे किसी तो भी वो- कंपनी का हो? हाँ, नहीं किसी भी कंपनी का नहीं, तो मतलब- अच्छी कंपनी का ही लेना चाहिए। जैसे GNC हो गया, वे प्रोटीन हो गया, ऑन का हो गया, बहुत सारी नई नई कंपनी आ रही है, आइसोलेट प्रोटीन बहुत सारे, तो कोई भी प्रोटीन ले सकता है। आइसोलेट प्रोटीन और वे प्रोटीन अलग होते हैं? दोनों अलग अलग हैं, दोनों अलग है? बहुत सारे 8 तरीके के अलग अलग प्रोटीन होते हैं, कंसनट्रेट, हाइड्रेट, आइसोलेट, ये तीनों अलग अलग काम करते हैं। चेंज लेकिन मतलब वे फर्क क्या है? प्रोटीन एक नॉर्मल होता है, वो कोई भी ले सकता है। हाँ, जिसको जो बहुत ज़्यादा बल्किंग है, जिसको कार्ब नहीं यूज़ करने, वो आइसोलेट प्रोटीन लेगा। जिसको वेट अपना थोड़ा बढ़ाना है, वो कंसनट्रेट प्रोटीन ले सकता है। तो ये सब अलग अलग है। और आजकल मैं कुछ टाइम से ये चीज़ सुन रहा हूँ, काफ़ी जो ट्रेनर है, जिम के ओनर भी हैं, वो सबको ना डबल पार्ट एक्सरसाइज रिकमेंड करते हैं कि आपको डबल पार्ट एक्सरसाइज करनी चाहिए। लेकिन मैंने काफ़ी टाइम पहले, जब बहुत साल 3-4 साल पहले मैंने ये बात नहीं सुनी थी, सब सिंगल पार्ट ही करते थे, लेकिन अब सब डबल पार्ट के पीछे भाग रहे हैं। नहीं, देखो उसमें भी एक रीज़न ये है, उसका एक तरीका ये है, जैसे अगर कोई न्यू मेंबर आता है तो वो कम से कम 1 महीने तक सिंगल बॉडी पार्ट ही करे, सिंगल बॉडी। मेरे हिसाब से। अगर उसकी बॉडी में रिजल्ट आ रहा है, अच्छा रिजल्ट आ रहा है, तो वो अगले महीने या 1-2 महीने के बाद अपना डबल बॉडी पार्ट कर सकता है। लेकिन एक बड़ा पार्ट कर सकता है, एक छोटा पार्ट कर सकता है। ये नहीं कि नहीं सारे ही हैवी करने हैं आपको। जैसे आप चेस्ट कर रहे हो, चेस्ट के आप 4 एक्सरसाइज कर लो अच्छे से। चेस्ट करने से क्या होता है, सबसे ज़्यादा लोड हमारे ट्राइसेप पे आता है, तो आप उसके बाद ट्राइसेप की 3 एक्सरसाइज भी करोगे, 3-3 सेट करोगे, इनफ है। क्योंकि ये देखो छोटा मसल है, ये बेबी मसल है, तो सबसे इसको छोटा जितना कम ट्रेन करोगे, रिकवरी ज़्यादा दोगे, उतना ज़्यादा ये ट्रेंड होगा, उतना ज़्यादा ग्रोथ करेगा। तो ऐसे बाइसेप का है, बैक की 4 एक्सरसाइज करके बाइसेप की 3 एक्सरसाइज कर लो, और बहुत ज़्यादा पंप करने की जरूरत नहीं, हल्का फुल्का ही करोगे तो वो उतना ही काम करेगा। जितना वैसे ज़्यादा भी हम- रेस्ट दोगे उतना ज़्यादा ग्रोथ करेगा ये। कोई सी भी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो वैसे भी बाइसेप और ट्राइसेप ट्रेन हो ही रहे हैं हमारे। वो देखो बाइसेप पे और ट्राइसेप पे तो लोड आता ही है हर किसी का, जो कोई भी एक्सरसाइज करोगे तो। लेकिन चेस्ट पे और बैक पे जब हम करते हैं तो चेस्ट पे ट्राइसेप पे ज़्यादा लोड आता है और बैक पे बाइसेप पे ज़्यादा लोड आता है। मेरे ख्याल से एक तो ये बात हो गई, और दूसरी बात ये है कि ऐसा ही शायद ही कोई बॉडी बिल्डर होगा जिसके मतलब इंजरी नहीं ना हुई हो। आपके साथ ऐसा हुआ है हाँ, कभी? मेरे साथ अभी लास्ट मंथ मेरे साथ इंजरी हुई ना मेरे बैक में डेड लिफ्ट करते हुए, तो उसके बाद मैंने 1 वीक का रेस्ट दिया। कभी भी कोई भी अगर आपको पेन हो रहा है, मसल पेन देखो अलग होता है, और अगर आपको पेन है वो आपको पता चल जाए कि नहीं ये मेरा मसल पेन नहीं है, ये मेरे को इंजरी हुई है, मसल पुल हो गया है मेरा, तो आप वहीं पे वो एक्सरसाइज छोड़ दो, अपने आप को रेस्ट दो, थेरेपी कराओ। रेस्ट देखो बहुत ज़रूरी है।
अगर रेस्ट नहीं दोगे, आप उसी मसल पे कोई भी एक्सरसाइज करोगे, मसल पे लोड आएगा, वो चीज़ ना पेन बढ़ता जाएगा आपका आगे लिए। तो रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने 1 वीक रेस्ट दिया, उसके बाद अपने आप को फिर तैयार किया करने के लिए। और जबकि मेरा कंपटीशन था, उसी वीक में मेरा इंजरी हुई हुई थी। हाँ, तब भी तो आपने मैंने recover तब भी किया? मैंने छोड़ दिया। नहीं, मैंने छोड़ दिया, रेस्ट किया कि नहीं मेरे को रेस्ट की ज़रूरत है। देखो बॉडी आप अगर डाइट कर रहे हो ना बहुत अच्छी और बहुत अच्छा आप वर्कआउट कर रहे हो, तो बॉडी आपकी हफ्ता 10 दिन में कोई ख़राब नहीं होती है। आप डाइट को पकड़ के रखो तो आपकी बॉडी वहीं की वहीं रहेगी। कि कुछ लोग ये सोचते हैं अगर मैं 1 दिन जिम नहीं जाऊंगा, अगर मैं 2 दिन जिम नहीं जाऊंगा तो मेरा मसल कम हो जाएगा, वो सोचते साइज़ कम हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता। 1-2 दिन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ तक कि 1 वीक में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपनी डाइट को पकड़ के रखो बस। मतलब डाइट आपने पकड़ के रख ली तो आपकी वेट भी उतना ही रहेगा, साइज भी उतना ही रहेगा। एक्सरसाइज मैटर ज़्यादा करती है बॉडी को बनाए रखने के लिए या डाइट मैटर करती है? तो दोनों का, इसके अंदर दोनों का बहुत बड़ा रोल होता है। अब जैसे मैं तैयारी करता हूँ तो मैं 3 बार वर्कआउट करता हूँ दिन में। एक बार सुबह 6 बजे कार्डियो करता हूँ, अपना कार्डियो सेशन करता हूँ। उसके बाद 11 बजे मैं अपना फ्लोर सेशन करता हूँ, उसमें साइड एप्स होते हैं, ठीक है, उसमें 1 घंटे का वर्कआउट होता है। उसके बाद फिर मैं घर जाके अपनी मील वगैरह लेकर रेस्ट करके फिर शाम को आता हूँ। फिर शाम को 7:30 से 10 बजे तक अपनी वेट ट्रेनिंग करता हूँ। मतलब 3 बार ट्रेन करते हो पर डे? 3 बार ट्रेन करता हूँ और उसमें डाइट का बहुत बड़ा रोल है, रेस्ट का भी बहुत बड़ा रोल होता है उसके अंदर, ठीक है। डाइट मेरी रहती है भी, मेरे कार्ब्स, अब जैसे मेरा कल कंपटीशन है तो मैंने कार्ब्स बिल्कुल ज़ीरो किए हुए हैं, सिर्फ मैं प्रोटीन पे चल रहा हूँ। और आज पानी भी मेरे को ना के बराबर ही पीना है। तो आपने मतलब अभी आप डाइट में क्या ले रहे हो? आज मैंने डाइट में जैसे अभी मॉर्निंग में 20 ग्राम चावल और 150 ग्राम चिकन लिया है सिर्फ, बस इतना ही? सुबह से यही लिया है और एक बार प्रोटीन लिया है। और शाम तक में, शाम को डाइट चेंज होगी तो यही रहेगी? नहीं, यही सेम ही रहेगी। अब घर जाके जैसे मैं यही सेम ही राइस लूँगा और 150 ग्राम ही वही लूँगा और प्रोटीन लूँगा बस। और आप मतलब सब बॉयल ही लेते हैं? सब मेरा बॉयल ही रहता है। वेजिटेबल ऑफ सीजन में ही मैं बॉयल ही लेता हूँ, वेजिटेबल ही रहती है मेरी और चिकन ही रहता है और राइस बस। और काफ़ी लोग जिन्होंने बॉडी बिल्डिंग ज्वाइन किया है उन्हें मतलब क्या क्या गलतियाँ नहीं करनी चाहिए बॉडी बिल्डिंग ज्वाइन करते टाइम? वही हो गया, जो बिगिनर्स होते हैं उन्हें सबसे पहले देखो गलती मैं ये कहूँगा, उनके अंदर 3 पार्ट होते हैं जब हम एक्सरसाइज करते हैं ना। सबसे पहला पार्ट होता है वार्म अप, सेकंड होता है हार्ड वर्क, तीसरा होता है कूल डाउन। काफ़ी लोग मैंने देखा है ना जिम में आएंगे वार्म अप नहीं करेंगे, नहीं exercise करते start कर नहीं देंगे। करते हैं, यहाँ पे भी है यही हाल है। तो सब वार्म अप जिमों का के अंदर कितना यही रोल हाल है? बहुत बड़ा रोल होता है। देखो आप कोई भी किसी भी मसल की कोई भी एक्सरसाइज करोगे, पहले आप उसको थोड़ा सा गर्म जब तक नहीं करोगे तो उस पर आप लोड नहीं ले सकते। तो आप उसको जब तक फ्री नहीं करोगे, वार्म अप नहीं करोगे अच्छे से, तो आप उसको लोड कैसे ले सकते हो? लोग क्या बच्चे क्या करते हैं, सीधा उस पर लोड लेना स्टार्ट कर देते, वही उनको सोलनेस हो जाती है बहुत ज़्यादा, कूल डाउन भी नहीं करते। नेक्स्ट डे क्या होता है, सर बहुत पेन हो रहा है, सर बहुत पेन हो रहा है। तो यही रीज़न होता है, ना उन्होंने वार्म अप किया, सीधा हार्ड वर्क किया, ना उन्होंने कूल डाउन किया और सीधा जाके रेस्ट करके सेकंड है तो उनको मसल क्या होता है, खिंच जाता है पूरा का पूरा और वो अगले 2 दिन तक वो पेन ही रहता है। फिर उनका क्या होता है, नेक्स्ट डे भी खराब हो गया क्योंकि बहुत पेन है और वो वर्कआउट कर नहीं पाते हैं। ये रीज़न होता है। तो मैं उनको ये समझाना चाहता हूँ सारे ही न्यू स्टूडेंट को कि कोई भी अगर आता है तो वर्कआउट के 3 सेशन होते हैं जिम में आते के साथ ही। पहला है वार्म अप 10 से 15 मिनट का, उसके बाद हार्ड वर्क 45 मिनट का, उसके बाद कूल डाउन 10 मिनट्स ओनली। वर्कआउट के बाद कूल डाउन बहुत ज़रूरी है। अपने मसल को आप इतना लोड दे रहे हो, उसके बाद आप उसको मतलब कि कूल डाउन नहीं कर रहे हो तो वो स्ट्रेच नहीं होगा, तो वो पेन तो करेगा ही नेक्स्ट डे। हमारा वर्कआउट मिनिमम कितने मिनट का होना चाहिए? वो डिपेंड करता है कि अगर कोई देखो बहुत ज़्यादा अगर फैटी है तो उसका वर्कआउट होना चाहिए 1 से 1.5 घंटे का। अगर कोई न्यू मेंबर है तो 40 मिनट इनफ होता है, ठीक है। 40 मिनट काफ़ी है। 40-45 मिनट। और जैसे मैं हूँ एक एथलीट है जो अपने वर्कआउट को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट है और उसका कोई गोल है तो उसका वर्कआउट थोड़ा लंबा चलेगा, 1.5 से 2 घंटे का वर्कआउट चलेगा उसका कम से कम। और मॉर्निंग में एक्सरसाइज करना बेटर रहता है या इवनिंग में? देखो ये तो सबकी मजबूरी है एक तरीके से देखा जाए तो। अब मैं तो स्टार्टिंग से मॉर्निंग में ही करता हूँ तो मुझे मॉर्निंग ही ज़्यादा सूट करता है क्योंकि मॉर्निंग से क्या होता है कि हमारी डाइट बहुत अच्छी चलती है। कुछ लोगों का मानना ये होता है कि सर मैं मॉर्निंग में नहीं आया हूँ तो मेरी डाइट ख़राब हो गई, मैं इवनिंग में वर्कआउट कर रहा हूँ। तो देखो जिसे करनी है ना अच्छी डाइट वो कभी भी कर सकता है। वो ये ऐसे बातें नहीं बनाएगा सर मैं मॉर्निंग में नहीं आ सकता हूँ, मैं इवनिंग में आऊँगा तो मेरी मॉर्निंग की डाइट ख़राब हो जाएगी, तो ये ऐसा कुछ नहीं होता। और एक्सरसाइज के बाद क्या डाइट लेनी चाहिए?
डाइट में देखो, सबसे पहले तो प्रोटीन तो मस्ट है। आप अपने मसल पे इतना लोड दे रहे हो तो उसको रिकवरी के लिए क्या ले रहे हो। कुछ लोग नहीं भी लेते हैं प्रोटीन, सर मैंने ये ले लिया, तो उसके दो रीज़न होते हैं। अगर आप कोई नेचुरली जैसे वेजिटेबल में या एग में या चिकन में भी ले रहे हो तो वो रिकवर करने में हमें 10 से 12 घंटे लगते हैं मसल रिकवर करने में। और अगर हम प्रोटीन शेक ले रहे हो तुरंत ही, तो वो तुरंत हमारा मसल 15 मिनट के अंदर रिकवर हो जाएगा, रिपेयर हो जाएगा। काफ़ी लोग ना प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं कर पाते जो खरीद के लेके आते हैं। ऐसा डाइजेस्ट करने के लिए हमें क्या लेना चाहिए? डाइजेस्ट करने के लिए तो ऐसा तो कुछ, उसके लिए तो कुछ नहीं होता है। उसमें क्या होता है कि वो उनके मेटाबॉलिज्म के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या है, वो घर से क्या खा के आए हैं और बाद में क्या खाएंगे। ये पूरे दिन का शेड्यूल होना चाहिए उनका। ये सिर्फ प्रोटीन पे डिपेंड नहीं करता, उनको प्रोटीन सूट नहीं कर रहा, ये उसके बाद में क्या खा रहे हैं, उससे पहले क्या खा रहे हैं, ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है। और उनका वर्कआउट कैसा है, ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है। अगर वो उसको प्रोटीन सूट नहीं कर रहा है तो वो कुछ और कर सकता है। तो आप अभी कौन सी जिम में एक्सरसाइज करवाते हैं? अभी मैं ये बॉल फिट जिम है मेरा, मेरे को यहाँ पे 6 मंथ हो गए हैं। तो इनका मेरे को बहुत सपोर्ट है। ये संदीप सर इनके ऑनर है, इनका मुझे बहुत सपोर्ट रहता है, वर्कआउट को लेके भी, डाइट को लेके भी, और मतलब एवरीथिंग, मतलब सब चीज़ों को लेके कि नहीं तू ऐसे नहीं, तू ऐसे करियो, तो ऐसे नहीं ऐसे करियो। तो मैं इनको भी अपना गुरु मानता हूँ। तो ये बहुत सपोर्टेबल है मेरे लिए। तो सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम संदीप है। तो सर आप एक बॉडी बिल्डर हैं, यस। अभी रनिंग में है, छोड़ दिया आपने? नहीं, अब दोबारा रनिंग स्टार्ट करी है। अभी 2-3 महीने हो गए, दोबारा अपनी फॉर्म में आने के चक्कर में हूँ। इंडिया खेलने की तैयारी पूरी है अपनी। तो हमारे सचिन भाई कह रहे हैं कि आपका सबसे ज़्यादा सपोर्ट रहा इनके। ये इनका बड़प्पन है और कुछ नहीं है। और जो जो मैंने आगे से सीखा हुआ है वो इनको मैं गाइडेंस देता हूँ। ठीक है, जो चीज़ मैंने सीखी है वही चीज़ मैं सामने वालों को मल्टीप्लाई करता हूँ, शुरू से लेकर एंड तक। आज मेरे को इस लेवल में कम से कम 15 साल हो गए हैं और काफ़ी बच्चे तैयार भी किए हैं मैंने, खुद भी तैयार हुए। मैं तो एक चैम्पियन भी हूँ और जितना हो सके मैं सबके लिए अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करता हूँ। पहले तो अपने ही बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम से संदीप है और इस जिम को हमारे 6-7 महीने हो गए हैं, अभी नया ओपन किया। इससे पहले मैं कोचिंग ही देता था, ट्रेनर था मैं भी एक, और बहुत मेहनत करी है मैंने भी, और मेरे टीम की सर्कल ने भी बहुत मेहनत करी जब भी हम आगे पहुँचे हैं इस लाइन में। एक टीम का होना बहुत ज़रूरी है, बिना टीम के बंदा कामयाब नहीं हो सकता। एक दूसरे की सपोर्ट चाहिए। बस इतना कहूँगा, ज़्यादा नहीं बोलूँगा। मैं भी अभी वर्कआउट में अभी कर ही रहा हूँ ज़्यादा बस। और आपको जो कुछ बोलना है सर है ही हमारे। तो देखो, सचिन सर भाई का मुझे बहुत सपोर्ट रहता है, मतलब वर्कआउट को लेके भी और डाइट को लेके भी। और जैसे मेरा कंपटीशन होता है नेक्स्ट डे तो मेरे से पूछते रहते हैं, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरी तो हालत नहीं होती है कि मैं किसी से टॉक करूँ, क्योंकि देखो जितना ज़्यादा मैं बोलूँगा उतना ज़्यादा मेरा गला सूखेगा, मेरे को पानी की तलब लगती है फिर। तो सर मेरे को खुद बुला के पूछते हैं कि क्या कर रहा है, क्या कंडीशन है, चल कंडीशन दिखाते हैं एक बार, क्या नहीं, पोजिंग कराते हैं कि तुझे कल ये खाना है, वो खाना है। ये सब चीज़ मेरे को बहुत अच्छे तरीके से गाइड करते हैं। तो कई बार होता है ना कि भाई नहीं, अपने आप मेरे से बात करेंगे। इन्हों का ये बड़प्पन है कि अगर मैं नहीं पूछ रहा हूँ ना इन्हों से, तो ये मेरे को बुला के पूछ लेते हैं। ये मेरे को बुला के समझाते हैं कि सचिन इधर आ, तेरे को ऐसे नहीं ऐसे करना है, कल ये कर लियो, रेस्ट कर अपना जाके। और अच्छा इनका ये भी होता है कि चल सचिन कह रहा है तूने आज पानी छोड़ा, तू अंदर बैठ जा, तू बैठ के एक्सरसाइज करा ले, तो कोई बात नहीं, क्लाइंट अपने आप देख लेंगे, वो करा लेगा, दूसरा ट्रेनर करा लेगा। तो ये चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती है। मतलब सपोर्ट, सर का भी सपोर्ट बहुत है आपका? बहुत सपोर्ट रहता है सर का मेरे को। सपोर्ट नहीं सर, एक छोटा मोटा प्यार है ये, ठीक है ना। प्यार ही चाहिए इंसान को और कुछ नहीं चाहिए जीवन में। एक छोटा सा प्यार ही मिल जाना, इंसान पता नहीं कैसे क्या कर जाता है। और प्यार ही बहुत कुछ है। और प्यार ना होना इंसान का, कोई भी कैसा भी हो तो बंदा सक्सेस नहीं हो पाता है। किसी लाइन में मान लो, किसी फील्ड में मान लो, इंसान का एक दूसरे के प्यार बहुत ज़रूरी होना चाहिए। कि एक दोस्त का होना चाहिए, एक फैमिली का होना चाहिए, मतलब किसी चीज़ का उस चीज़ में ले सकते हो, नहीं तो इतना इंसान सक्सेस नहीं हो सकता। इतना तो मेरे को भी आइडिया है, उतनी नॉलेज तो है मुझे भी इसके बारे में। तो दोस्तों, अगर आपको मतलब किसी को भी बॉडी बिल्डिंग करनी हो तो मैं सर की आईडी मेंशन कर दूंगा, सचिन सर की भी और सर की भी आईडी मेंशन कर दूंगा। तो आप उनसे इंस्टा पे मैसेज करके बात कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच सर, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच सचिन भाई।